नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम लोग चल रहे हैं सॉल्व करेंगे पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ था उसको। यानी कि जो पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ है वो अभी तक का जो टेस्ट हुआ है, टोटल 14 टेस्ट हो चुके हैं। उसी 14वें टेस्ट को हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ ही क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। यानी कि 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग अपना सेशन। यहाँ पे पहला प्रश्न है साथियों कि किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? पिंक ने कहा था, डेविस ने कहा था, या हटन ने कहा था, या रेटजेल ने कहा था? तो किसने कहा था साथियों? जेम्स हटन ने कहा था। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भू आकृति विज्ञान या कृषि विज्ञान? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तो है नहीं, अधिवास भूगोल मानव भूगोल का है, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का है, ये भी नहीं है, और ये वाला आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि कितने वर्ष की है? 28.20 वर्ष, 84 वर्ष, 30.06 वर्ष, या 29.46 वर्ष? तो इसमें से क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा 29.46 वर्ष। आगे देखते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति अरुण, बृहस्पति शनि, या बृहस्पति मंगल? तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, पहले आपका हो जाता है सूरज, यहाँ पे सूर्य हो गया, और इसके बाद यहाँ पे हो जाता है बुध, यहाँ पे हो जाता है शुक्र, और इसके बाद हो जाता है पृथ्वी, और इसके बाद हो जाता है यहाँ पे मंगल, और इसके बाद हो जाता है बृहस्पति। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और इन्हीं के बीच में यह एस्टेरॉयड बेल्ट स्थित होता है। तो इस तरह से आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है साथियों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बृहस्पति और मंगल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सौर कलंक है सूर्य की सतह के काले धब्बे, या सूर्य के समीप के काले धब्बे, या सूर्य के समीप के लाल धब्बे, या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवें का अगर आंसर देखेंगे साथियों तो इसका हो जाएगा सूर्य की सतह के काले धब्बे। यदि आप देखेंगे साथियों तो सूर्य जो होता है इसके ऊपर कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े से धब्बे हो जाएंगे, काले धब्बे। इनका टेम्परेचर जो होता है सूर्य की सतह के टेम्परेचर यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस से काफी कम, यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है केवल। तो इस तरह से यहाँ का टेम्परेचर होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर काले धब्बे की तरह दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा सूर्य की सतह पर काले धब्बे। आगे देखते हैं। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किधर दिखाई देगा साथियों? यहाँ पे कह रहा है दोपहर के बाद। दोपहर के बाद की अगर बात कर रहा है तो यानी कि ये हो जाएगा, मान लीजिए इधर हो जाएगा पूरब, पूरब से निकल रहा, और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो ये दोपहर के बाद सूरज हो जाएगा इधर साइड में, और जो बनेगा इंद्रधनुष उसके विपरीत ही बनेगा, इसका प्रकाश इधर की तरफ जाएगा, तो आपका इधर की तरफ इंद्रधनुष बनेगा। यानी कि किधर बनेगा? तो वह बनेगा पूरब की तरफ में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सी है? यानी कि मानक समय रेखा पूछ रहा है यह। तो इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 90.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यह चीज आपको पता ही है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है। समान दूरी पर खींची गई समोच्च रेखाएं इंगित करती हैं। किसे इंगित करती हैं? धीमा ढाल को, तीव्र ढाल को, सम ढाल को, या उत्तम ढाल को? यदि समान दूरी पर खींची गई समोच्च रेखाएं हैं तो वह किसे इंगित करेंगे? तो वह जो इंगित करेंगे साथियों सम ढाल को। किसे इंगित करेंगे? सम ढाल को इंगित करेंगे। अब यही अगर
पास पास में ये होगा, ये जो खींची गई रेखाएं होती हैं, यदि ये पास पास में होंगी तो इसका क्या होगा, अगर ये पास पास में है तो यहाँ पे जो ढाल बनेगा, ये जो ढाल होगा, यह ढाल साथियों तीव्र होगा। और यदि यहाँ पे इसका हो जाएगा, और यदि ये दूर दूर में होगा, यह दूर दूर में ये रेखाएं होंगी, समोच्च रेखाएं, तो यह जो ढाल होगा साथियों, यह ढाल कम होगा, ढाल कम होगा, ठीक है, और इसका ढाल अधिक होगा। तो इस तरह से अगर पास पास में है तो ढाल अधिक, अगर दूर दूर में है रेखाएं तो ढाल कम होता है। आगे देखते हैं, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर आप देखेंगे साथियों, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? देहरादून में, जयपुर में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो इसका अगर आंसर देखेंगे साथियों कि कहाँ पे स्थित है, तो ये जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है वह हैदराबाद में है। और भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र की अगर बात करते हैं तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। आगे देखिएगा, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 20, 12, 16 और 24। तो इसको आप देखेंगे जब इसका आंसर, तो ये हो जाएगा 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे 3 से भिन्न है? पॉलीग्राफ, बैंड ग्राफ, साधारण रेखा ग्राफ, मिश्रित दंडारेख। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 12वें का साधारण रेखा ग्राफ। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है? एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? मुख्य परत कह रहा है, अगर पृथ्वी परत की बात कर रहा है तो पृथ्वी परत का मतलब ये हो जाएगा पृथ्वी की ऊपरी परत की बात ये कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यह ऊपरी वाली परत जो है इसी की बात कर रहा है यह। तो ऊपरी परत जो है साथियों, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वह क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है? क्वार्टजाइट, कोयला या संगमरमर और ग्रेनाइट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कौन सा जैविक चट्टान के अंतर्गत आता? तो जैविक चट्टान हो जाएगा कोयला साथियों। आगे देखिएगा, लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो माउंट पिनाटुबो जो ज्वालामुखी है साथियों, वो फिलीपींस में स्थित है। कहां पे? फिलीपींस में स्थित है। और लुजोन जो है ये फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से, एक सेकंड, यहां पे ये जो है द्वीप है, ठीक है। आगे देखिएगा, सुनामी क्या है? सुनामी ज्वारीय तरंगे हैं या तटीय लहरें हैं या भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं या स्वच्छ जल धारा है। तो यह जो होती है सुनामी जो आती है कभी कभार आती है, तो यह भूकंप जब उत्पन्न होता कभी कभार तभी ये उत्पन्न होते हैं साथियों, ठीक है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है? यहाँ पे ज्वारीय बल दिया गया है, संवहनिक धाराएं दिया गया है, तनाव मूलक बल दिया गया है और दबाव मूलक बल दिया गया है। तो इसमें जो वेगनर ने अपनाया था, जो कारण बताया था, वेगनर के द्वारा बताया गया जो बल था वह था कौन सा? ज्वारीय बल था साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा, समुद्र अधः स्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? होम्स और डेविस के द्वारा, येरी और प्राट के द्वारा, वेगनर और रेडजल के द्वारा, हेस और डाइट के द्वारा।
तो ये जो प्रस्तुत किया गया था साथियों हैरी हेस और डाइट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 19वां प्रश्न। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये मान लीजिए कि अफ्रीका है और ये अफ्रीका के ये वाला पार्ट है और यहाँ पर यह है उत्तर पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा में ये जा रही है। तो ये कौन सी हवा होती है? ये डॉक्टरलिन विंड होती है या हरमट्टन कहलाती है। कौन सी होती है? डॉक्टरलिन विंड होती है या हरमट्टन कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? रासायनिक अपक्षय कहा जा रहा साथियों कि कौन सा नहीं है? तो इसमें अपक्षय दिया गया है, अपर्दन दिया गया है, भूस्खलन दिया गया है और साधारण भूस्खलन दिया गया है। तो यहाँ पे साथियों जो अपक्षय होता है वह क्या होता है? वह भी किसी न किसी तरह से रासायनिक या भौतिक दोनों से होता है, तो यह तो होगा नहीं। बाकी आते हैं भूस्खलन की। तो भूस्खलन तभी होता है जब जल जो होता है वह किसी न किसी तरह से पृथ्वी के जो ऊपरी भाग होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऊंचा भाग जो होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और रासायनिक क्रिया द्वारा वह क्या करता है? उसका संपर्क कमजोर कर देता है, तो वह क्या होता है? भूस्खलन होता है। अधिक वर्षा के टाइम पर ही ये भूस्खलन ज्यादा होता है। साधारण भूस्खलन, भूस्खलन इसमें भी वही होगा, रासायनिक क्रिया होगा। लेकिन अपर्दन क्या होता है? इसमें रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं होती है। अपर्दन क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कंकड़ पत्थर इस तरह से क्या हो? अपक्षयित हो जाए और अपक्षय होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह ले जाकर के पहुंचाया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अपर्दन। तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई? इसमें हो गई साथियों भौतिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? भौतिक क्रिया हो गई। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला। आगे देखिएगा, पैन प्लेन की संकल्पना डॉट डॉट द्वारा प्रस्तुत की गई है। एल.सी. किंग द्वारा, ए.के. लॉबेक द्वारा या ए. आर्थर होम्स द्वारा या सी.एच. क्रिकमे के द्वारा। तो यहाँ पे पैन प्लेन की बात की जा रही है साथियों, तो पैन प्लेन सी.एच. क्रिकमे ने दिया था। आगे बात हो रही है पवन विदर या गैप की परिघटना किससे संबंधित है? हिमजलीय अपर्दन से या नदी द्वारा पार्श्विक अपर्दन से या नदी द्वारा अभिशीर्ष अपर्दन से या हिमनदीय समतल से। तो इसका क्या हो जाएगा? पवन विदर जो होता है साथियों वह नदियों द्वारा अभिशीर्ष अपर्दन से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है? कास्ट विंडो, कास्ट विंडो तो है अपर्दन से ही निर्मित होता है। डोलाइन, डोलाइन भी निर्मित होता है। लैपीज भी होता है। स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट नहीं होता साथियों, ये निक्षेपात्मक होता है। जैसे यहाँ पर कोई चूना प्रधान क्षेत्र होता है तो उसमें से ऐसे ऐसे क्या होता है, ये इस तरह से लटकता रहता है, इसको कहते हैं स्टैलेक्टाइट। और इसी के नीचे एक होता है इस तरह से, इसको कहते हैं स्टैलेग्माइट। ठीक है, तो ये होता है। आगे देखते हैं, ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण होता है महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से या हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से या नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से या समुद्री लहरों के निक्षेप से। तो इसमें जो ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण होता है साथियों वह महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से होता है। अगर हवा के द्वारा लाए गए जो मैदान होते हैं, निर्मित होते हैं, उसकी बात करें तो इसका जो निर्माण होता है हवा के द्वारा लाए गए निक्षेप से, तो इसका लोयस बनता है। इससे क्या बनता है? लोयस बनता है। नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से जो बनता है साथियों वो क्या बनता है? वो बनता है जलोढ़ मैदान। क्या बनता है? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान इसका बन जाएगा। इसके बाद आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें समुद्री लहरों के निक्षेप से जो बनता है वह क्या बनता है? तरंग घर्षित निक्षेपित मैदान। क्या बनता है? तरंग घर्षित निक्षेपित मैदान, निक्षेपित मैदान। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं। सर्क क्या है? कारिस, कोर, किम, कोरी। इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोरी।
तो ठीक है साथियों, तो इस तरह से हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अब इसके अलावा अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कल। तो तब तक के लिए साथियों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। कब